हेलो एवरीवन, रश्मि हेयर। वेलकम बैक टू आरएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। ये कहानी लिखी है कामता नाथ ने। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लाख क्या होता है? लाख पेड़ पे पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग चूड़ी बनाने में भी किया जाता है। तो पढ़ते हैं ये कहानी। इस कहानी में लेखक बता रहे हैं, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कह रहे हैं कि गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो मुझे सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कह रहे हैं, मामा के यहाँ जाने का शौक मुझे इसलिए था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास रंग बिरंगी लाख की ढेर सारी गोलियां होती थी जो सभी बच्चों को पसंद होती हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। बदलू का मकान जो है बहुत ऊंचे पर बना था और मकान से लगा हुआ सामने एक खुला हुआ हिस्सा था जिसको सहन कहते हैं। तो मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस सहन में, उस खुले हुए एरिया में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, भट्टी जिसमें वो अपनी लाख को पिघलाता था, जिसमें वह अपनी लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। जब लाख पतली और जब मुलायम हो जाती थी तो उसको सलाख एक रॉड के समान बनाकर उसको पतला पतला गोल गोल चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। बेलन नुमा मतलब जो जिससे मम्मी रोटी पकाती है, उस तरीके का बेलन होता है जिसमें आगे का हिस्सा पतला और पीछे का मोटा होता है। वो कई अलग अलग साइज़ के उसके पास रखे रहते, क्योंकि हाथ का सबका अलग अलग साइज़ होता है। उसे अलग अलग साइज़ की चूड़ियाँ बनानी रहती थी, तो उसके पास लकड़ी की मुंगेरियाँ रखी रहती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। एक हाथ में कई सारी चूड़ियाँ बन जाती, ऐसे ही वो बहुत सारी चूड़ियाँ बनाने के बाद जब सारी चूड़ियाँ बन जाती तब उन पर एक साथ रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता। मछिया एक छोटी सी खाट जैसी होती है जो बिनी हुई होती है, उसे मछिया कहते हैं। तो वो सारा काम उस मछिया पर बैठ कर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का आपको पिक्चर में दिखा सकते हैं। आप पिक्चर को ध्यान से देखें कि बदलू के हाथ में एक मुंगेरी है और वो मछिया के ऊपर बैठा हुआ है और उसके बगल में एक हुक्का रखा हुआ है। हुक्का एक धूमपान करने का पात्र होता है, इसमें कोयला डालते हैं तो ऊपर से उसको पी सकते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिया पर बैठकर किया करता जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा था जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता। जैसी मछिया पे वो बैठता था वैसे ही मछिया लेखक कह रहे हैं कि वो उनके लिए भी मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उस पर चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। अब लेखक जो है उसके पास में बगल में बैठकर बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखते रहते। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। जोड़े मतलब दोनों हाथ में पहना जाता है, तो 4-6 जोड़े 4-6 पेयर वो चूड़ियाँ बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। तो बदलू जब चूड़ी का जोड़ा बना लेता तो उसे उस बेलन पे चढ़ाकर देखता जाए। उसको ऐसा लगता कि जैसे किसी नववधू की कलाई हो, जैसे किसी दुल्हन ने उसको पहना हो, वो उसके हाथ हो। बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होते हैं? जो चूड़ियाँ बनाते हैं उनको मनिहार कहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार मनिहार चूड़ियाँ बनाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था।
उसके बाबा दादा चूड़ियाँ बनाने का ही कार्य करते थे, वह इसी कार्य को आगे बढ़ा रहा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत बहुत ज़्यादा थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा सभी लोग पसंद करते थे। सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब कोई भी चीज़ के बदले चीज़ लेता था वो, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से ही बहुत सीधा था। बदलू का स्वभाव कैसा था? बहुत ही सीधा और सरल था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। अभी लेखक कह रहे हैं कि बदलू का जो स्वभाव था बहुत ही सीधा था। वो चूड़ियाँ जो बेचता था उससे पैसे नहीं लेता था, वो वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। मतलब जब लोग उसे अनाज देते थे उसके बदले वो उन्हें चूड़ी दे देता था। शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ जाता था। मतलब कि जब शादी विवाह होती तो वो जिद पकड़ता था। क्या जिद पकड़ता था? जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अभी ऐसे तो वो हमेशा चूड़ियाँ फ्री में देते, बिना पैसे के दे देता था, लेकिन जब शादी होती थी तो वह अच्छे से पैसा लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। वो कह रहा है ये जो शादी में जोड़ा पहना जाता है उसकी बहुत ही महत्ता होती है, इसलिए इस समय वो उस चूड़ी का अच्छे से पैसा लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। बदलू किसी बात पर बिगड़ गया था, नाराज हो गया, तो उसको मनाने में बहुत सभी लोग परेशान हो गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घर वाले लोगों को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। इस जब शादी होती थी तो वो चूड़ी का मूल्य इतना मतलब इतना पैसा लेता था कि उससे सभी घर के सभी के वस्त्र आ जाते, सभी के कपड़े, उसको बहुत ढेर सारे अनाज मिलता, उसको अपने लिए सिर पे बांधने के लिए पगड़ी एक ऐसा कपड़ा होता है जो सिर पे बांधी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पगड़ी। और रुपए तो मिलते ही थे, इसके साथ साथ उसको इतनी सारी चीज़ें भी मिलती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब बदलू को कांच की चूड़ियाँ एकदम पसंद नहीं थी, वो उससे चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। मतलब वो बहुत, उसको अंदर से गुस्सा आता, कुढ़ जाता। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता, कभी कभी इतनी गुस्सा आती कि कुछ ना कुछ वो कह देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अभी पदलू कह रहा है लेखक से कि शहर में तो सब कुछ होता है, शहर की जो स्त्रियाँ होती हैं वो इतनी नाजुक होती है कि यदि वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, मतलब उसका आदर सत्कार करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। अब लेखक कह रहे हैं कि वो उससे बहुत मानता था, उसके यहाँ गाय थी, गाय की मलाई भी उसके लिए बचा के रखता था। उसको आम भी, जब आम की फसल होती थी तो जो लेखक है वो उसके यहाँ से, बदलू के यहाँ से दो चार आम खाकर ही आते थे हर बार। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक या दो गोलियां बना कर देता। लेखक को वो जो रंग बिरंगी गोलियां देता था वो बहुत ही पसंद थी, इसलिए उसको बदलू के घर जाना अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। हर गर्मी की छुट्टी में वो अपने मामा के घर जाता। कम से कम 30 से 15 दिन वो वहीं रहता जब तक स्कूल नहीं खुल जाते। स्कूल खुलने के समय वो वापस हो जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब उनके पिताजी की ट्रांसफ़र हो गया। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। अभी बहुत टाइम हो गया वो अपने मामा के घर नहीं जा सके, लेखक बता रहे हैं। जब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रही गई थी। अब लेखक कह रहे हैं कि 8-10 साल हो गए तब तक मैं मामा के घर ही नहीं गया, लेकिन जब गया तो मैं इतना बड़ा हो गया था कि अब मुझे
लाख की जो गोलियां बना के देता था बदलू, उसमें कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। अब उनको खेलने ही नहीं थे वो गोली, तो उनको बदलू का ध्यान भी नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अब लेखक ने देखा कि गांव में सभी महिलाएं जो हैं, सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। शायद ही कोई हाथ हो, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। मतलब कोई शायद ही ऐसा कोई हाथ हो जिसमें उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तभी लेखक को अब इस समय जब उसने देखा कि किसी के हाथ में लाख की चूड़ियां ही नहीं, तब उसे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आग में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियां टूट कर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी से ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे कैसे याद आया, एक दिन उसकी मामा की बेटी आंगन में गिर गई तो वो उसने हाथ में कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। गिरने के कारण वो जो चूड़ी उसकी कलाई में घुस गई और लेखक को ही उसकी बच्ची की मरहम पट्टी करनी पड़ी। जब मरहम पट्टी करे थे तभी उनको बदलू का ख्याल आया, तो उनको याद आया कि चलो बदलू से मिल के आते हैं। फिर वो शाम को घूमते घूमते निकले और बदलू के घर चले गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। बदलू के वही घर में सामने एक नीम का पेड़ था, उसी के वो नीचे लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अब लेखक ने क्या कहा? बदलू काका नमस्ते। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना नहीं। इतने साल बाद लेखक पहुंचे थे वहाँ, 8-10 साल हो गए थे, तो लेखक बदल चुके थे, बड़े हो चुके थे, तो बदलू ने उनको पहचाना नहीं और उनकी ओर देखता रहा। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। अभी लेखक अपना परिचय कराते हुए बदलू से कह रहे हैं कि मैं हूँ जनार्दन काका जी, आपके पास ये गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने फिर अपने आप को कहा कि मैं ही वो हूँ जो आपके यहाँ से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। मतलब वो याद करने की बदलू कोशिश कर रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए। फिर इस समय अब बदलू को याद आ गया तो उसने कहा, आओ आओ लल्ला, बहुत दिन बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब लेखक ने देखा इधर उधर और ना ही उनको वो बदलू की भट्टी नजर आई और ना ही उसकी मच्छी जिस पर बैठकर वो चूड़ियां बनाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अभी बदलू कह रहे हैं कि अब मैं जो चूड़ियाँ बनाता हूँ वो कोई पहनता ही नहीं है, तो उसने वो काम बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। अब बदलू बता रहे हैं कि अब मशीन का युग आ गया, सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। अब बदलू बात कर ही रहा था कि उसको खांसी आ गई और वो खांसता रहा काफ़ी देर। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक बीमारी होती है, तो इस समय लेखक को लगा कि बदलू खांस रहा है तो हो सकता है उसको दमा की बीमारी हो। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। बदलू इस समय बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथों पैरों की नसें उभर आई थी और न जाने मेरी शंका उसने भाप ली। बदलू को ऐसा लगा कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेखक ऐसा बता रहे हैं। उसने बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, मतलब सीजनली उसको खांसी है, 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है, कोई बड़ा अंदर दर्द छुपा है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। इस समय लेखक सोच रहे हैं इस मशीनी युग के बारे में कि मशीन युग के आने से कितने लोगों के हाथ कट गए, मतलब कितने लोगों के काम जो है वो छिन गए। जो 10 लोग काम किया करते तो वो एक मशीन फट से कर देती है। तो मशीन युग के कारण बहुत सारे लोगों के काम छिन गए। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे जो अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ।
फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुझको। जो बदलू काका है वो लेखक को आम खिलाने के लिए कह रहे हैं। वो अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं कि जाके कुछ आम ले आओ, जनार्दन को खिलाने के लिए बोल रहे हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने चूड़ी बनाने का काम बंद कर दिया है, तो उनके पास पैसे ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी गाय को भी बेच दिया है। तो लेखक गाय के बारे में पूछ रहे हैं। जब मलाई खिलाते थे इसलिए उन्हें वो याद आता है कि वो गाय भी थी उनके घर में, तो उन्होंने गाय का भी हाल पूछा कि गाय कहाँ है। तो काका ने कहा कि गाय तो है ही नहीं, मैंने उसको बेच दिया क्योंकि हमारे पास सब पैसे ही नहीं, मैं उसको क्या खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसकी चौगने आम एक वक्त में खा जाता। आप बदलू काका कह रहे हैं कि 1-2 आम से क्या होता है, मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं बहुत सारे आम एक साथ एक समय पर खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी, मतलब दोनों हाथों से उसने 4-5 आम लेखक की ओर बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। अब रज्जो ने हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहन रही थी जो उसके हाथों पर बहुत सुंदर लग रही थी। तो लेखक उनके हाथों को देखता ही रह गया। बदलू ने यह मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि यही आखिरी जोड़ा जो रज्जो ने पहन रखा है, ये आखिरी जोड़ा उसने बनाया था, वो भी जमींदार की बेटी की शादी पर। लेकिन जमींदार उसको सही पैसे नहीं दे रहा था, खाली 10 आने दे रहा था, तो वो जोड़ा उसने उसको नहीं दिया। कहा कि यहाँ आप जाओ शहर से अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाया। थोड़ी देर बाद लेकर वहाँ से चलाता है। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अब लेखक बदलू की बारे में सोचते हुए चले आ रहे प्रसन्न होकर कि बदलू ने जो है आखिरी जोड़ा बनाया था, उसको उसने जमींदार की बेटी की शादी में नहीं दिया क्योंकि वह उसका सही मूल्य उसको नहीं दे रहे थे। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान नहीं है, मतलब कांच के समान नहीं है जो टूट जाए और हार मान जाए। उसने हार मान कर भी हार नहीं, उसने काम बंद कर दिया लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।